Good morning, everyone. सबने टॉर्क अच्छे से रिवाइज कर लिया? अभी समझ आया है टॉर्क क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग अब आज कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। हल्का सा मैं रिवाइज करा के फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं ना। हमने देखो लास्ट टाइम में क्या देख लिया, टॉर्क निकालना हम देख रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि टॉर्क हमें दो टाइप से निकालना पड़ सकता है, किसी पॉइंट के अबाउट और किसी एक्सिस के अबाउट। किसी पॉइंट के अबाउट निकालना होगा तो वहाँ पे हमें या तो आर क्रॉस एफ लगा सकते हैं, या फिर एफ को एक्सटेंड करेंगे और पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ कर देंगे, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर ना। और एक्सिस के अबाउट जब निकालने जाएंगे तो वहाँ पे हमें चार केसेस मिल सकते हैं। पहला केसेस वो अगर फोर्स और एक्सिस पैरेलल हुए तो वहाँ पे टॉर्क जीरो हो जाएगा, या फिर दूसरा केस फोर्स और एक्सिस इंटरसेक्टिंग हुए तो भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। तीसरा, फोर्स और एक्सिस स्क्यू लाइंस बना रहे हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो वहां पे टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स और दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर। चौथा केस था स्क्यू लाइन है बट नॉट परपेंडिकुलर, तो वहां पे हम फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एक्सिस के साथ, एक पैरेलल वाला। पैरेलल वाले का तो केस वन के अकॉर्डिंग टॉर्क जीरो हो जाएगा, और परपेंडिकुलर वाले का केस थर्ड के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर वाला फोर्स इंटू कॉमन परपेंडिकुलर ना, उससे टॉर्क निकाल देंगे ना। केस फोर जो होगा वो केस वन और केस थ्री का कॉम्बिनेशन होगा ना। तो हमें केस वन का पता है पैरेलल में टॉर्क जीरो होता है, परपेंडिकुलर स्क्यू लाइन में फोर्स इंटू कॉमन परपेंडिकुलर, ये लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? मोस्टली जो हमें जो मिलेगा एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने का, वो इन तीनों में से ही कोई केस मिलेगा, तो देख के ही समझ आ जाएगा कि क्या करना है हमें ना। अब जैसे हम लोग कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सपोज किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू है 2 I कैप प्लस 3 J कैप, और फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका कोऑर्डिनेट है कुछ 4, 5। यहाँ पे पॉइंट O है और इसके नीचे पॉइंट A है। तो हमें बताना है फाइंड टॉर्क ऑफ F अबाउट पॉइंट O एंड A ना। हमें F का टॉर्क बताना है O के अबाउट और A के अबाउट। जिस पे लग रहा है वो मान लो कोई पॉइंट P है।
ट्राई करना है, ये आपको ट्राई कर रहे हो ना? पहला पार्ट जब हमें पॉइंट ओ के अबाउट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? चेक करते हैं, वही होना चाहिए। ओ से पी वाला वेक्टर लिख देंगे ना, ये आर वेक्टर हो गया, आर क्रॉस एफ करेंगे ना। ठीक है, सेकेंड पार्ट 10। तो हमारा आर वेक्टर यहाँ पे कौन सा वेक्टर है? ओपी वेक्टर ना। तो टॉर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे? आर क्रॉस एफ मतलब ओपी क्रॉस एफ। ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे? हेड का कोऑर्डिनेट पता है, टेल का कोऑर्डिनेट पता है ना, टेल 0,0 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर 4i कैप प्लस 5j कैप ना, क्रॉस एफ ना। वेक्टर लिखना सबको पता होगा ना। क्रॉस एफ, एफ की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक तो डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं, या फिर ऐसे सर्कल बना लेंगे, i j k ना। i का j से मल्टीप्लिकेशन होगा तो k मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या है? i क्रॉस i, वो तो क्या हो जाएगा? 0। i क्रॉस j कितना हो जाएगा? 4 × 3 12। और i क्रॉस j कितना हो जाएगा? k कैप। फिर j क्रॉस i, j क्रॉस i एरो के अपोजिट आ रहा है तो -k कैप हो जाएगा। तो -10 k कैप। और j क्रॉस j 0। तो ये हमारा आया +2 k कैप। फिर जब हम ए पॉइंट से देखेंगे, तो अब हमारा वेक्टर कौन सा लेंगे? ए से पी को मिलाने वाला वेक्टर। अब हमारा वेक्टर कौन सा होगा? ए से पी को मिलाने वाला वेक्टर। अब आर वेक्टर यहाँ पे कौन सा होगा? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की तरफ हेड रखना है ना, और जिसके अबाउट निकालना है वहां टेल। तो ये आर वेक्टर हो गया। तो टॉर्क हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सही से सॉल्व करो श्रेयस, जीरो नहीं आएगी। सही से सॉल्व करो ना। अब देखो यहाँ पे एपी वेक्टर क्या आएगा? दोनों के हेड के कोऑर्डिनेट 4 4 है ना। x2 माइनस x1 आई कैप करोगे तो 0 आएगा ना। 5 - 0 j कैप, तो 5j कैप बचेगा ना। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो 5j कैप। फिर j क्रॉस आई करेंगे, j क्रॉस आई क्या हो जा रहा है? -k कैप। तो -10 k कैप और j क्रॉस j 0। समझ आया सभी को? नोट कर लो।
अब नेक्स्ट हम लोग एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना सीख रहे हैं। सपोज हमने एक स्ट्रिंग ली, उसको यहाँ पे अटैच कर दिया है ना, वॉल पे फिक्स कर दिया है, यहाँ पे एक मास्ट अटैच किया है, स्ट्रिंग लाइट है, और उसको वर्टिकल से थीटा एंगल पर ऐसे एक साइड ले जाके यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि ये जो हिंज से एक्सिस पास हो रहा है ये किसके अबाउट घूमेगा। जब हम छोड़ेंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा ना, तो यहाँ पे ये जो इसके परपेंडिकुलर, स्क्रीन के परपेंडिकुलर लाइन आ रही होगी वो इसका एक्सिस होगी ना, यहाँ पे एक्सिस कौन है ना, इस पॉइंट से स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही होगी ना, तो ये अब इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा ना ऐसे। तो हमें बताना है फाइंड टॉर्क ऑफ mg and tension about टॉर्क, वेट का टॉर्क और टेंशन का टॉर्क हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है जब हमने यहां से छोड़ा, ये एंगल थीटा है। यहाँ पे अभी ये समझ आ रहा है कि एक्सिस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और वेट ऐसे स्क्रीन में है, तो दोनों स्क्यू लाइन बनाएंगे ना, mg और एक्सिस जो होंगे वो स्क्यू लाइन बना रहे होंगे। हाँ, टॉर्क ऑफ टेंशन जीरो, क्योंकि वो तो जाके एक्सिस को कट कर दे रहा है। हाँ, लेंथ एल लेना है ना, और टेंशन तो क्या हो रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा तो वो जाके कट कर देगा। तो टॉर्क ऑफ टेंशन तो जीरो हो गया। फिर टॉर्क ऑफ mg निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास तरीका है कि mg वेक्टर ले लें, ये वेक्टर ले लें, इस एक्सिस से निकालना है ना, तो यहाँ से ये वेक्टर जिस पे फोर्स लग रहा है उस वो कौन सा वेक्टर ले लोगे, कुछ एल वेक्टर, और उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा ना, mg और एल वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो एक तो हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं, टॉर्क ऑफ mg हो जाएगा mg वेक्टर एल वेक्टर, तो ये हो जाएगा, अभी बस मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, mgl साइन थीटा। mg पता है, l पता है, इनके बीच का एंगल पता है, तो एक तो हम डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले से लिख सकते हैं, या फिर हम दूसरा तरीका लगा सकते हैं ना, mg को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं ना, हम mg को एक्सटेंड कर दें और एक्सिस और फोर्स का कॉमन परपेंडिकुलर देख लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर l है, ये थीटा है, तो कॉमन परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आएगी, साइन थीटा। तो ये टॉर्क ऑफ mg हो जाएगा फोर्स इनटू कॉमन परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो, जो हमने पहले इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला और फिर उसका हमें इस एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लेना है इस वाले में, लेकिन ये ऑलरेडी उस एक्सिस के लॉन्ग ही आएगा ना, एल क्रॉस एम जी करोगे तो इसका, हाँ, एल क्रॉस एम जी का डायरेक्शन देखो किधर है, इधर को अपनी फिंगर्स रखो और नीचे को कर्ल करो ना, यहाँ पे कर्ल करोगे तो आपको एल इधर आ रहा होगा और एम जी इधर आ रहा होगा, तो थंब अंदर को जा रहा होगा राइट हैंड की, तो ऑलरेडी वो इस लाइन के लॉन्ग ही आया ना, तो इसलिए इस बार कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था, उसके अबाउट टॉर्क निकाला, तो डायरेक्ट ही वही आ गया। सब लोग ये कर पा रहे हो, यहाँ से इधर को राइट हैंड की फिंगर रखो और इधर ऐसे रखो कि ऐसे कर्ल हो जाए, जब ऐसे कर्ल हो रहा होगा तो थंब अंदर को जा रहा होगा ना। यहाँ पे देखो एक्सिस क्या है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना,
हाँ स्क्रीन के अंदर है ना एक्सिस, और हमारा जो थंब आ रहा है, जब हम इस पे एक पॉइंट ले रहे हैं और उस पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क निकाला तो वो भी अंदर को आ रहा है, तो अब हमें कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है ना। टॉर्क निकालने के तीन में एक मेथड हमने शुरू में देखा था ना कि एक्सिस पे एक पॉइंट ले लो, उसका टॉर्क निकालो, फिर उसका कंपोनेंट ले लो एक्सिस के लॉन्ग, तो ये वाला डायरेक्ट आ जाएगा mgl sin थीटा। मेथड 2 सबको क्लियर होगा। मेथड 2 में हमने फोर्स को एक्सटेंड किया और एक्सिस से परपेंडिकुलर ले लिया, ये कॉमन परपेंडिकुलर, एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर, फोर्स पे भी परपेंडिकुलर ना। या फिर तीसरा तरीका हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा एक्सिस है, हमने यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट बना दिए, इधर को mg cos थीटा और इधर को mg sin थीटा। तो अब mg cos थीटा तो जाके एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो इसका टॉर्क नहीं आएगा, mg sin थीटा का आएगा। तो mg sin थीटा और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है और ये उनकी कॉमन परपेंडिकुलर की लेंथ है ना। mg sin थीटा और एक्सिस के लिए ये इसका कॉमन परपेंडिकुलर होगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू एल। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर फोर्स इंटू आर कर दिया है, यहाँ पे एफ इंटू आर परपेंडिकुलर किया है। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा ना, ये कंपोनेंट नहीं रोटेट कराएगा ना, ये कंपोनेंट ही ऐसे रोटेट कराएगा, तो ये कंपोनेंट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नोट कर लो इसको। अबे टेंशन देखो, टेंशन वाली जो लाइन है वो जा करके एक्सिस को कट कर रही है ना, टेंशन वाली लाइन एक्सिस को कट कर रही है, तो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना हो गया, 0। कोई भी फोर्स पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा तो उसका टॉर्क 0 होता है ना, वही बोला है, लगा है यहाँ पर। सपोज एक रॉड लिया जिसका मास m है, लेंथ l है, और इसके एंड पे एक पार्टिकल अटैच कर दिया, उसका भी मास m है। अभी इसको हमने हॉरिजॉन्टल पकड़ा हुआ है और यहाँ पे इसको हिंज किया हुआ है, इस एंड पे ये हिंज है, यहाँ पे ये हिंज है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है ना। इसको अभी हमने ऐसे पकड़ा हुआ और यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो हमें बताना है कि अब इस टाइम पर हिंज के अबाउट टोटल टॉर्क कितना आएगा, नेट टॉर्क कितना आ रहा होगा। ये स्ट्रिंग नहीं, रॉड लिया है ना, रॉड है ये, एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और उसके एंड पे एक मास अटैच कर दिया,
और इसको यहाँ पे हिंज किया है, फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दिया। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जब छोड़ेंगे तो अंडर ग्रेविटी वो गिरेगा ना। तो अभी इस पोजीशन पे कितना टॉर्क लगेगा छोड़ते ही, वो बताना है। यहाँ पे देखो, एक तो ये पार्टिकल का मास एक्ट, वेट एक्ट करेगा mg, इसका टॉर्क आएगा, प्लस रॉड का जो मास होगा वो उसके आप सेंटर ऑफ मास पे ले लोगे mg, तो ये 2 mg का इसके अबाउट टॉर्क आएगा। इस वाले mg का टॉर्क कहाँ लोगे ना, यहाँ पे टॉर्क और नेट टॉर्क निकालना है। तो इस वाले mg के लिए mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है ना, और ये इधर को घुमा रहा है ना, ये टॉर्क ऐसे घुमाएगा, तो mg इंटू एल। इसका देखोगे तो ये भी ऐसे ही घुमाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 mgl ना। और डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा अभी। एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना इजी होता है ना, ऐसे ही केसेस मिलते हैं, जैसे पीछे पेंडुलम का केस देखा, रॉड का ना। पढ़ने में वो थोड़ा आपको लगता होगा केसेस की क्या क्या केसेस है, बट नॉर्मली आपको टॉर्क निकालना होगा तो दिख जाएगा कि ये केस हो रहा है और ऐसे सॉल्व करना है। मान लो एक हमने कोई डिस्क लिया और उसको सेंटर पे हिंज कर दिया है, फिर यहाँ पे हम टेंजेंट के लॉन्ग एक फोर्स लगा रहे हैं F1, एक इस टेंजेंट पे लगा रहे हैं F2, एक यहाँ पे लगा रहे हैं F3, और एक यहाँ लगा रहे हैं सेंटर की तरफ F4। इसका रेडियस R है, तो हमें यहाँ पे नेट टॉर्क बताना है ना। ये हिंज है यहाँ पे, तो इस यहाँ से इसके डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ से जो लाइन जाएगी उसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है ना। अब ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट टॉर्क बताना है। F4 की वैल्यू कुछ F ले लो। हाँ प्रथमेश। ठीक है सर। देखो आप लोग क्या क्या करोगे, नेट टॉर्क निकालना है, तो जितने भी फोर्स हैं हर एक का टॉर्क हम लिखते जाएंगे ना। अब देखो, कोई फोर्स क्लॉकवाइज घुमाएगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, दो ही डायरेक्शन में ये घूम सकता है ना। एक्सिस गिवन है तो कोई दो ही डायरेक्शन में ये घूम सकता है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे, दूसरे को माइनस ना। मान लो आपने बोला कि भाई क्लॉकवाइज वाले को अगर मैं प्लस लिखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज में जो घुमाएगा उसको माइनस लिख दूंगा। ये अपने समझने के लिए होता है ना। तो अब ये वाला फोर्स किधर घुमाएगा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाएगा ना। इस वाले फोर्स का टॉर्क ऐसे लगेगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा, F इंटू आर, प्लस में लिखा। फिर इसका देखेंगे तो इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2F इंटू आर, और ये भी क्या घुमा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा। फिर इसका देखोगे तो ये ऐसे घुमा देगा ना, इधर ले जाएगा, यहाँ फोर्स लगेगा,
और ये कितना है 5F इंटू आर, और एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसको माइनस में लिख देंगे। ये फोर्स क्या है, एक्सिस को जाके कट कर देगा, इंटरसेक्टिंग है ना, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो सब मिलाकर क्या आया, -2Fr ना। माइनस हमारे समझने के लिए ये क्या बता रहा है कि फाइनल डिस्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा ना। वो आपने किधर प्लस माइनस लिया उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर प्लस माइनस में कुछ भी आएगा। फाइनल एंड जब टॉर्क बताओगे तो आप बोलोगे 2Fr इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सबको क्लियर है? तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना इजी होता है ना, आपको ऐसे ही फोर्स देखना रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर बार यही करना रहता है। नोट कर लो जल्दी। देखो ये जो एफ लग रहा है वो रेडियली लग रहा है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो ऐसे रेडियली लग रहा है। अगर डिस्क पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये घुमा पाएगा डिस्क को ना, वो यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है तो उसको कट करेगा ना। फोर्स अगर एक्सिस के पैरेलल हो गया या इंटरसेक्टिंग हो गया तो टॉर्क 0 हो जाएगा ना। श्रेयस, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, और ये यहाँ पे फिक्स है ना, ये आगे जा नहीं सकता है। आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो वहीं रुका रहेगा ना, हिंज उसको रोक के रखेगा और रोटेट नहीं होने पाएगा। ये वाई एक्सिस लिया है ना, ये हिंज है। हिंज का मतलब होता है कि यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है इसके परपेंडिकुलर, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है ना। हिंज बोल दिया मतलब वहां पर एक्सिस है ना। यहाँ पे भी हिंज किया था, हिंज करने का मतलब हुआ कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर वहां से जो एक्सिस जा रहा होगा। अभी हम लोग एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने का एग्जांपल देख रहे हैं ना, पॉइंट का हमने देख लिया पीछे ना, यहाँ पे अब एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं। आपको जो यूज होगा मेनली वो एक्सिस वाला ही चाहिए होगा ना, क्योंकि हर जगह कोई बॉडी होगी उस पर फोर्स लग रहा होगा तो वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। पॉइंट के अबाउट टॉर्क पीछे बता दिया ना, अब अभी बस आप एक्सिस पे ही फोकस करो। ठीक है, ये समझ आया ना सबको कि यहाँ पे एक्सिस किधर है? पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क पूछा जाता है वहां पे क्या होता है, हिंज नहीं करते हम लोग। वहां पे क्या होगा, कोई भी जैसे एक पार्टिकल ले लिया ना, वो मान लो बोला जाए कि कोई पार्टिकल है वो अपने वेट की वजह से ऐसे नीचे गिर रहा है, हमने यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, पॉइंट ओ, डी डिस्टेंस पर। अब बोले कि इस पॉइंट ओ के अबाउट इस पार्टिकल पे जो mg लग रहा है उसका टॉर्क बताओ ना। तो कोई भी ऐसे हम पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी फोर्स लग रहा होगा किसी बॉडी पे और उसका टॉर्क पूछ सकते हैं। तो वहाँ हम कोई हिंज नहीं करते ना, वो जब पॉइंट के अबाउट पूछते हैं ना, कोई भी रैंडम पॉइंट हम ले सकते हैं, यहाँ पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं पे भी स्पेस में पॉइंट ले लिया और पूछ देंगे कि उस पॉइंट के अबाउट इस वेट का टॉर्क बताओ। ठीक है, समझ लो। यहाँ पे जैसे अगर हमें निकालना होगा टॉर्क ऑफ mg अबाउट पॉइंट ओ, तो हम क्या कर लेंगे, mg को एक्सटेंड कर लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, d, तो mg d यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा ना। और इस पॉइंट से देखेंगे तो mg का टॉर्क उसको कुछ ऐसे घुमाते दिखेगा।
तो अब हम लोग अभी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पे अब फोकस नहीं कर रहे हैं ना, अब हम लोग एक्सिस वाले टॉर्क पे फोकस कर रहे हैं। हाँ वो तो कोई जरूरी नहीं है, वो तो जैसा फोर्स होगा उस हिसाब से हम टॉर्क बता देंगे ना जैसे यहाँ पे पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ए, तो इस पॉइंट ए के अबाउट एम जी का टॉर्क 0 दिखेगा ना, वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे आता दिखेगा। तो हमें अब क्या करना है, मेनली एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है ना। हम लोग अब देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमें पता है कि पूरा रिजिड बॉडी डायनामिक्स जो है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए थे। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसमें एक था केवल जब ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमता है ना, एक्सिस मूव नहीं करता है। और तीसरा होगा कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, मतलब एक्सिस भी मूव कर रहा होगा, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी वो एक्सिस भी मूव कर रहा होगा। जैसे व्हील, रोड पे कोई भी कार का व्हील ले लो ना, वो आगे जा रहा है, साथ में उसका एक्सिस जिसके अबाउट घूम रहा है, ये ऐसे आगे जा रहा है साथ में घूम भी रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रहा है व्हील के परपेंडिकुलर ना, प्लेन स्क्रीन के परपेंडिकुलर, वो एक्सिस है, उसके अबाउट ये बॉडी घूम रही है और साथ में एक्सिस आगे भी जा रहा है, तो वो वाला कंबाइंड मोशन हो गया। तो अब हमें ये वाला पार्ट स्टार्ट करना है ना। इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, पहले टॉर्क क्या होता है वो पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो पता होना चाहिए। अब ये सब पता चल गया, अब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल ऑलरेडी हम लोगों को आता है, रोटेशनल हम देख लेंगे, फिर दोनों का कंबाइन देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस। नोट कर लो ये सब। रोटेशन और सर्कुलर में डिफरेंस बस इतना है, सर्कुलर जब आप बोलते थे तो आप बॉडी के डायमेंशन को कंसीडर नहीं करते थे ना, आप एक पॉइंट मास लेते थे उसको सर्कल में घुमाते थे, उसके डायमेंशन को कंसीडर नहीं करते थे ना। अगर आप रिजिड बॉडी ना, अगर पूरी बॉडी का डायमेंशन लेते हुए सोचोगे तो सर्कुलर मोशन भी एक रोटेशनल मोशन ही है ना। अगर हमने एक बड़ी बॉडी ले ली और उसको बोला भाई किसी पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये जो रोटेशन है ये क्या है, ये रिजिड बॉडी का जब सर्कुलर मोशन होगा तो वो रोटेशन में आएगा ना। और रिजिड बॉडी बॉडी के बाहर किसी एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है, या बॉडी पे पड़ने वाले किसी एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है ना। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स ना, एक बॉडी के बारे में देख रहे हैं, उसका मोशन। जब रोटेशन मोशन होता है तो उसमें बॉडी का हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है ना, बॉडी का हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है और पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है। नोट हो गया।
तो हम लोग पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस में देखो क्या होगा, जैसे हमने कोई भी बॉडी ले ली, उसको किसी पॉइंट पे हिंज कर दिया ना। अब अगर ये घूम रही है, यहां से ये हिंज है ना, यहाँ पे हिंज है, मतलब इस पॉइंट से जो लाइन जा रही होगी और स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगी, उसके अबाउट ये पूरी बॉडी घूम सकता है। तो थोड़ा सही बॉडी बना दो, हाँ, ऐसा कुछ है, तो उसके अबाउट ऐसे कुछ घूम सकता है हाँ, तो यहाँ से हिंज से एक्सिस पास हो रहा होगा। तो उसके लिए हम देखो क्या क्या चीजें अप्लाई करते हैं। अगर हमें बोला जाए फिक्स बॉडी के अबाउट घूम रही है, तो उसका मोमेंटम बताओ। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी बताना है, मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना रहेगा। तो पूरी बॉडी का मास इनटू उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास हम देखेंगे कहाँ पर है ना, वो डिस्टेंस देखेंगे, और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो आर ओमेगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ना। तो उससे करके निकाल के बताएंगे। अगर हमें बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा, तो याद करो हमने पीछे ये डिराइव किया था, हर पार्टिकल की एनर्जी सब ऐड करके लिखी थी, तो वो आई थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उस टाइम पे आई हमने पढ़ा नहीं था ना, तो हमने बोला था बाद में कर लेंगे। तो जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो बस m की जगह यहाँ क्या आ जाएगा आई, और v की जगह आ जाएगा ओमेगा ना। जब रोटेशन की ट्रांसलेशन की जगह रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन में मास का काम कौन करेगा, आई, और v का काम कौन करेगा, ओमेगा। तो वहाँ एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर फिक्स एक्सिस के अबाउट जब वो घूम रहा होगा, तो वहां पे टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन होगा। टॉर्क अबाउट हिंज निकालेंगे, और आई भी वही हिंज वाले एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आ रहा होगा। ये कोई एक जगह मैं करके बता देता हूँ कोई एग्जांपल में। जैसे मान लो एक रॉड है, मासलेस रॉड लिया हमने, उससे एक एम मास अटैच किया, और ये मान लो ओमेगा से घूम रहा है, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है। तो अभी इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, तो एक तो अभी इस इंस्टेंट पर इस यहाँ पर इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और अगर इधर को अल्फा है तो एक इधर को टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा ना। दो ही फोर्स लग रहे होंगे ना इस रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम पे। पार्टिकल पे अगर हम देखें तो टॉर्क ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा, जीरो, क्योंकि वो तो जाके एक्सिस से कट कर देगा। और टॉर्क ऑफ टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा, टेंजेंशियल फोर्स इनटू बीच की डिस्टेंस ना, एक्सिस यहाँ पर है ना, ये डिस्टेंस कुछ एल है, तो ये इनटू एल। इसको कितना बोलोगे, एम इंटू ए ना। टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सिलरेशन क्या होता है, आर अल्फा। अब ये देखो क्या हो जाएगा, एम इंटू एल स्क्वायर इंटू अल्फा। एम इंटू एल स्क्वायर पार्टिकल के लिए क्या होगा, एक पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहे, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये उसका आई हो जाएगा ना। तो कोई भी बॉडी के लिए हम ये लगाएंगे, जब वो कोई फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो फिक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालो, फिक्स एक्सिस के अबाउट आई निकालो, तो वो आई और टॉर्क आपस में ऐसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। नोट कर लो इसको। हाँ श्रेयस, ये हमने एक तरह से एफ इक्वल टू एम ए टाइप फॉर्मूला लगाया है ना।
रोटेशन में एफ की जगह टॉर्क ले लेंगे, मास की जगह आई ले लेंगे, ए की जगह अल्फा ले लेंगे ना। ये एक तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ है फॉर रोटेशनल मोशन। वहां पे एफ इक्वल टू एम ए होता था, यहाँ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। नोट होने के बाद बोल देना। ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन और अगर रोटेशनल मोशन में हम लोग कंपेयर करें तो जो काम वहाँ मास करता है यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो काम वहाँ वी कर रहा होगा यहाँ ओमेगा कर रहा होगा, जो काम वहाँ पे एल्फ ए कर रहा होगा एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा, जो काम वहाँ पर फोर्स कर रहा होगा यहाँ पे टॉर्क करेगा। तो अगर वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ का रिजल्ट आता था एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ आ जाता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। वहाँ पे हम देखते थे मोमेंटम, यहाँ पे हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ना, अभी वो आएगा आगे, ये लास्ट में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मोमेंटम होता था। जो जो आपने ट्रांसलेशनल में देखे हैं सबके एंगुलर वेरिएबल्स होंगे। ट्रांसलेशनल में हमने इम्पल्स देखा था, इधर एक टर्म आएगा एंगुलर इम्पल्स, सब कुछ वैसे ही एंगुलर वाले टर्म हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे नोट कर लो जल्दी। अब अब इस पे देखो, यहाँ पे अब एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जैसे वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाते थे, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर होता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क होगा, वो बराबर होगा चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना। यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता था। वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क बराबर होगा चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टॉर्क का वर्क हम निकालेंगे कैसे, टॉर्क इंटू डी थीटा, अगर टॉर्क वेरिएबल है और इंटीग्रेट करेंगे जैसे इंटीग्रल एफ डी एक्स करते थे, और अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो डायरेक्ट एफ इंटू डी थीटा कर देंगे। जैसे एग्जांपल में मान लो एक डिस्क ले लिया, उसको हमने यहाँ हिंज कर दिया, और इस पे इस पॉइंट पे हम कॉन्स्टेंटली टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं ना ना ये पॉइंट पे फोर्स लगाते लगाते हम इसको घुमाते जा रहे हैं। तो
अगर हम इसका टॉर्क निकालें, एक हल्का सा डी थीटा घूमने में ये एफ कितना ट्रांसलेट कराएगा इस पॉइंट को। अगर हम फोर्स ऑफ एफ निकालें तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा वो फोर्स इंटू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना मूव किया, आर इंटू डी थीटा ना। कोई भी फोर्स का वर्क ऐसे ही निकालते हैं ना, फोर्स इंटू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट। तो ये इस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं ना आर डी थीटा गया, फोर्स लगातार लग रहा है ना। तो कोई भी इंस्टेंट पे हम ऐसे करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर एफ इंटू आर को आप क्या लिख सकते हो, टॉर्क लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी टॉर्क का वर्क निकालना है तो हम एफ टॉर्क इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन कर लेंगे ना। और वो बराबर किसके होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का टर्म यहाँ पे वैसे ही रहेगा जैसे पहले रहता था। पोटेंशियल एनर्जी का कोई एंगुलर वेरिएबल नहीं होगा ना, वो सेम वही रहेगा जो पहले था। अब एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने एक रॉड लिया, मासलेस रॉड है, उसके एंड पे एक पार्टिकल अटैच कर दिया, इसकी लेंथ एल है, इसको यहाँ हिंज कर दिया है। अब अगर हम इसको इस पोजीशन से छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा और जब ऐसे हो जाएगा वर्टिकल आ जाएगा ना। उस टाइम पे हमें बताना है कि इस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी ना, इस पूरी बॉडी की एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी ना। ये यहाँ पे हिंज है, ट्राई करो इसको। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये फिक्स एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी रोटेट कर रही है ना। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है वो सब कहाँ जा रहा है, गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो रॉड तो मासलेस है ना, ये तो मासलेस था, तो इसके वजह से तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन इसके वजह से होगा, कितना लॉस हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आया तो कितना नीचे चला आया, जब वर्टिकल हुआ तब का निकालना है। तो नीचे कितना आया पार्टिकल, एल नीचे आया, तो लॉस कितने का हो गया, एम जी एल ना। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिखना है ना लॉस और गेन में। और गेन कितने का हुआ, शुरू में सब रेस्ट पे था, बाद में हाफ आए ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इससे कितना आ जाएगा, इसकी पहले वैल्यू डाल दो आई की,
हाफ आई, आई की वैल्यू कितनी डालोगे, ml², पार्टिकल है ना। तो ओमेगा आ गया 2g/l का अंडर रूट ना। हमें अगर ओमेगा पता चल गया तो हम कोई भी पॉइंट की स्पीड लिख सकते हैं ना, बॉडी पे कोई भी पॉइंट की स्पीड पूछी जाए। हाँ श्रेयस सही था। तो कोई भी पॉइंट की स्पीड अगर लिखनी होगी तो हम क्या कर देंगे, v=r ओमेगा। ओमेगा तो पूरी बॉडी का होता है ना, जिस भी पॉइंट का v चाहिए उस पॉइंट का r ले लो, इंटू r ओमेगा कर दो। नोट कर लो इसे। ओमेगा देखो केवल यहां पर आया है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा है ना। इधर जो भी आया वो सब वर्क डन है। COE क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा हाँ हाँ वो भी चलेगा। पार्टिकल के लिए तो वो भी चलेगा ना, क्योंकि पार्टिकल रोटेट कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके लिए तो सेम ही चीज है। हो गया। यहाँ पे देखो रॉड का तो कोई मास है नहीं, और पार्टिकल का को रिजिड बॉडी लो या एक नॉर्मल एक पार्टिकल लो, सर्कुलर मोशन लेकर के भी आप पार्टिकल को सोच सकते हो ना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, काइनेटिक मतलब हाफ mv²। v लिख के v/r कर दो तो ओमेगा आ जाएगा। लेकिन जहां पे रिजिड बॉडी होंगे वहां पे ये नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक रॉड ले लेता, उसका मास m है, और उसको यहाँ हिंज कर दिया, m मास है, l लेंथ है, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दिया। तो जब ये रॉड वर्टिकल आएगा ना, जब ये रॉड ऐसे वर्टिकल हो रहा होगा, उस टाइम पे पूछा जाए कि इसका ओमेगा कितना होगा। तो अब रॉड रोटेट हो रहा है तो उसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना, वहां पर फिर ट्रांसलेशनल नहीं लगा सकते। करो ट्राई है। अबे यहाँ तो यही मास है भाई, रॉड का ही मास लिया है, और कोई पार्टिकल है ही नहीं ना। भावेश ये जो तू बोल रहा है वो अभी मैं समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाना। अभी ये पहले प्रॉब्लम ट्राई कर। रॉड को हिंज पोजीशन से छोड़ दिया है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से,
तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉड का जो मिड पॉइंट है, रॉड का मिड पॉइंट जो हो रहा होगा वो ऐसे नीचे गिरेगा ना, पूरी रॉड नीचे आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस देखना है तो केवल सेंटर ऑफ मास को देखना रहेगा ना। सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पे आ गया, तो कितने का लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितने का हो गया, mgl/2, गेन कितने का हुआ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई हमें पता है कि रॉड का एंड के अबाउट आई क्या होता है, ml²/3। एम कट जाएगा, एल कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, 3g/l का अंडर रूट ना, ये ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक चीज और समझा दूं मैं, जैसे एक रॉड ऐसे, ये रॉड ओमेगा यहाँ पे हिंज है और ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप रोटेशनल मोशन लेके लिख दोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना। यहाँ पे आई किसके अबाउट लोगे, हिंज के अबाउट। यहाँ पे क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये सब जो एनर्जी हमने लिखी ये सब क्या लिखी, ग्राउंड से हम जो देख रहे हैं तो इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, ग्राउंड से हमें ये रोटेशनल मोशन करता हुआ दिख रहा है ना, फ्रॉम ग्राउंड बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या ये फॉर्मूला वैलिड है ना, ये फॉर्मूला भी वैलिड है, क्योंकि रॉड भी क्या है, कई पार्टिकल का कलेक्शन, कोई भी जगह जो पार्टिकल का कलेक्शन है उसके लिए ही तो ये हमने डिराइव किया था। तो अगर मान लो मैं इससे डिराइव करके निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो अगर ये ऐसे जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जा रहा होगा ना, सेंटर ऑफ मास की रेडियस क्या होगी l/2, तो उसकी स्पीड कितनी बोलोगे, आर ओमेगा, या सेंटर ऑफ मास इतने से जा रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास क्या दिखेगा, मैं रुका हुआ हूं और बॉडी उसके अबाउट घूम रही है ना, आपको पता है ना ओमेगा हर पॉइंट से बॉडी का सेम दिखता है ना, सेंटर ऑफ मास से दिखेगा बॉडी रुकी हुई है, ये पॉइंट रुका हुआ है और इसके अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है। ये बात समझ आ रही है, सेंटर ऑफ मास से भी बॉडी का ओमेगा तो दिखेगा ही ना, बस ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है, देखो सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो अभी जैसे यहां से देख रहे हो ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये हिंज वाला पॉइंट किधर दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है ना, थोड़ी देर बाद वो जब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया तो हिंज वाला पॉइंट किधर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से क्या लग रहा है कि ये हिंज वाला पॉइंट ऐसे घूम रहा है, अभी घूम के ऊपर आ गया है ना, थोड़ी देर बाद फिर इधर आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास से रोटेशनल मोशन दिखेगा ना, ट्रांसलेशनल नहीं। तो सिस्टम की एनर्जी केवल कौन सी दिखेगी, सेंटर ऑफ मास है रोटेशनल वाली, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट आए, आए कितना बोलोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसको लिख दोगे आप ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे, हाफ सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट मास है ना, हाफ m इंटू VCM का स्क्वायर, VCM मतलब कितना हो जाएगा, इसको भी R ही लिखता हूं, तो ये आ जाएगा हाफ कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा ICM प्लस MR² इंटू ओमेगा स्क्वायर ना। अब ICM प्लस MR² क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट आई हो जाएगा ना, हिंज के अबाउट,
समझो तो आप ऐसे सेंटर ऑफ मास से भी सोचोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा ना। आपको बस यही याद रखना है ना, इतना हम करते नहीं है, बट फिर भी मैंने एक बार आइडिया दे दिया कि वो ये सेम ही चीज है वो। हमेशा कोई भी बॉडी रोटेट हो रही है तो एनर्जी लिखने का तरीका क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसके अबाउट, हिंज के अबाउट। समझ आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ? नोट कर लो। हाँ, आई हिंज लिखा है। हाँ, जब भी फिक्स बॉडी के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो जो फिक्स बॉडी होगी, फिक्स एक्सिस होगा, उसके अबाउट ही आई लेना है ना, वही आई हिंज, जहाँ पे हिंज है। चलो नेक्स्ट पेज पे। एक हमने पार्टिकल लिया, एक रॉड लिया जिसका मास m है, लेंथ l है। ये रॉड है, इसको यहाँ पे हिंज किया हुआ है, और इस पोजीशन से छोड़ रहे हैं, तो जब ये वर्टिकल हो जाएगा उस टाइम पे हमें बताना है सिस्टम का ओमेगा कितना आएगा। चेक करते हैं अभी, सर आयु ना सॉल्व करते हैं।
चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम फिर से वही लगाएंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितने का होगा? एक तो पार्टिकल नीचे आ गया, पार्टिकल नीचे आया तो पार्टिकल कितना नीचे आया है, पार्टिकल की वजह से कितना लॉस हो जा रहा है, mgl ना, पार्टिकल की वजह से mgl, और रॉड की वजह से कितना लॉस हो जाएगा, रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, तो mgl/2 ना, तो पार्टिकल की वजह से mgl और रॉड की वजह से mgl/2 ना, टोटल ये हो जाएगा। ये सब लॉस बराबर होगा गेन इन काइनेटिक। गेन इन काइनेटिक क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना लिखोगे इस पॉइंट के अबाउट, सिस्टम का आई लिखना है ना, सिस्टम में क्या क्या है, पार्टिकल है और रॉड है ना, पूरे रिजिड बॉडी को एनर्जी मिल रही है ना ये, तो पूरी बॉडी का आई क्या हो जाएगा, पार्टिकल का आई हो जाएगा ml² और रॉड का आई हो जाएगा ml²/3 ना, ये पूरी बॉडी का आई हो गया, ये बराबर इनटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, हिंज के अबाउट ही हमें लिखना है ना, जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है। तो इधर हो गया 3, रॉड का फॉर्मूला है ना अपने पास, रॉड के एंड के अबाउट अपन ने फॉर्मूला याद किया है ना, ml²/3 वही लगाया, और पार्टिकल का ml², तो पूरी बॉडी का हो गया ना। यार अभी ये चार्जिंग को लगा दिया है, चार्जिंग में ये सही से पेन चलता नहीं है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं लिखने में भी। तो क्या हो जाएगा 4, नहीं नहीं भावेश इतना नहीं रख सकते, पढ़ाई तो करेंगे ही, थोड़ा दिक्कतें होंगी अभी, 5-10 मिनट में चार्ज हो जाएगा, फिर चार्जिंग हटा दूंगा, 5-10 मिनट दिक्कत होगी थोड़ा लिखने में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कट गया, ये हो जाएगा 9/4, कट जाएगा, G/L। नहीं भावेश ज्यादा दिक्कतें नहीं है, ज्यादा होती तो मैं बोलता भी तुझे कि सहन मत कर भाई। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया क्या क्या हुआ है? अब ये नोट कर लो, अब तक हमने ओमेगा निकाला ना, अब अल्फा निकालने के क्वेश्चन करते हैं। सोच सकते हैं ना, सीओएम लेके भी सोच सकते हैं आप, इन दोनों का मास का मिड पॉइंट यहाँ पे सारा मास रख लो, और उसको कितना लॉस हुआ वो लेकर के लॉस लिख सकते हो ना। लॉस के लिए तो आपको ये कर सकते हो सेंटर ऑफ मास लेकर के, लेकिन एनर्जी लिखने के लिए तो सेंटर ऑफ मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही लगाना है। हाँ, और डायरेक्ट अलग अलग लिख दो ना, क्यों सेंटर ऑफ मास निकालना फिर उसका लेकर के लॉस लिखना। नोट हो गया?
सपोज एक रॉड को हमने ऐसे यहाँ हिंज किया हुआ है एंड पे, इसका मास m है, लेंथ l है, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दिया। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे हमें बताना है इसका अल्फा कितना आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा, और इस टाइम पे हिंज इस पे रॉड पे कितना फोर्स लगाएगा। ट्राई करो सभी, रॉड को हिंज किया है एंड पे और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा, तो इसी इंस्टेंट पे बताना है ना जिस इंस्टेंट पे छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे गिरता जाएगा चीजें ये चेंज होती जाएंगी। पहला पार्ट निकालने के लिए हमें अल्फा निकालना है, तो हमें क्या करना है, हिंज के अबाउट टॉर्क लिखना है, ये हिंज है ना एच, और हिंज के अबाउट आई लिखना है इनटू अल्फा। हिंज के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, इसका जो वेट होगा वो मिड पॉइंट पे लेंगे। एक चीज ये ध्यान रखो, दो पॉइंट मेरे को पढ़ाना रह गए हैं, मुझे याद दिलाना। एक तो सेंटर ऑफ मास में मैंने एक पॉइंट पढ़ाना रह गया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और दूसरा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक पॉइंट पढ़ाना रह गया था, रेडियस ऑफ गायरेशन। मुझे बार बार पढ़ाते पढ़ाते याद आता है बीच में, फिर अभी कुछ पढ़ा रहा होता हूँ तो सोचता हूँ बाद में पढ़ाऊंगा, भूल जा रहा हूँ ना। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना ना, जब भी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी तो स्टार्टिंग में पहले मैं ये करा दूंगा ना। अभी तो टॉपिक चल रहा है तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में ही बोल देना, तो पहले ये दोनों छोटे छोटे पॉइंट है बताना है बस। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क अब हम कैसे निकालेंगे, mg का टॉर्क इस हिंज के अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, l/2, तो mg इंटू l/2, ये बराबर हो जाएगा हिंज के अबाउट आई कितना होगा रॉड का, ml²/3 इंटू अल्फा। तो mm कट जाएगा, ll कट गया, अल्फा आ गया 2g/3g/2l। सही है ये। अब अल्फा आ गया, तो इस पे पढ़ने वाले कोई भी पॉइंट का एक्सेलरेशन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, हर एक पॉइंट अपनी जगह सर्कुलर मोशन करेगा ना जब हम छोड़ देंगे, तो हर एक पॉइंट अपनी जगह सर्कुलर मोशन करेगा रिजिड बॉडी का। तो हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए। सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, l/2 रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन करेगा ना। तो सेंटर ऑफ मास के लिए रेडियस कितना होगा, l/2। अबे चवन बताया ना कि जब हिंज के अबाउट रोटेट होता है तो टॉर्क भी हिंज के अबाउट लिखते हैं, आई भी हिंज के अबाउट लिखते हैं, क्यों सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई लेगा।
जब भी कोई बॉडी फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमती है तो फिक्स एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है उसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लोगे, उसी एक्सिस के अबाउट आई लोगे ना। तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या है, L/2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो सर्कुलर मोशन में क्या क्या एक्सेलरेशन हो सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के क्या क्या एक्सेलरेशन हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन में एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल अभी कितना होगा, आपने छोड़ा है तो अभी शुरू में ओमेगा कितना है बॉडी का, छोड़ते ही कोई ओमेगा तो आया नहीं है, तो एसी वाला पार्ट आर ओमेगा स्क्वायर 0 है। लेकिन अल्फा आ गया ना, अल्फा आ गया तो आर अल्फा तो आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आर कितना है, L/2 ना इनटू अल्फा। तो इससे हम बोल सकते हैं इस टाइम पे टोटल सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, आर अल्फा। आर मतलब L/2 इंटू अल्फा मतलब 3g/2l। तो 3g/4 अभी हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। और डायरेक्शन किधर है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग ना, नीचे को। ये वाला AC 0 है, 80 है ना, तो ये डायरेक्शन किधर है, नीचे को। अब थर्ड पार्ट आता है हिंज का फोर्स। हाँ, तो वो कितना आएगा, mg/4 ऊपर को। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी बॉडी है तो उसके लिए जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है बॉडी का मास इनटू बॉडी के एक्सेलरेशन के। ये चीज हमेशा वैलिड है ना, बॉडी कैसे भी कुछ भी कर रही हो, घूम रही हो, रोटेट हो रही हो, कुछ भी कर रही हो, हर बॉडी के लिए ये चीज हमेशा वैलिड है, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर m × ACM। अब अगर हम यहाँ पे बॉडी पे देखें, रॉड पे देखें, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, एक तो नीचे को mg, और दूसरा हिंज से फोर्स। हिंज का फोर्स हमें नहीं पता कि किधर लग रहा है, तो हम मान लेते हैं एक वर्टिकल में लग रहा है और एक हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। जिधर भी लगेगा हिंज का फोर्स, उसके दो कंपोनेंट तो आएंगे ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। कंपोनेंट तो दो आ सकते हैं ना जिधर भी फोर्स लगे। अब देखो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे अभी सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन है नहीं है। तो इसका मतलब F2 क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो m × A, कोई फोर्स भी नहीं होना चाहिए ना। वर्टिकल में एक्सेलरेशन है तो वर्टिकल में अब F = ma लगाओ। F कितना बोलोगे, नीचे को mg है, ऊपर को F1 है। नीचे को एक्सेलरेशन है ना, तो नीचे को हम प्लस लेते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, mg - F1। mg - F1 = नीचे को एक्सेलरेशन कितना है, m × A। A कितना है, 3g/4। ये चमका सबको क्या लिखा मैंने, अब यहाँ पे लिख देता हूँ ना। तो इससे हम बोल देंगे F1 की वैल्यू आ जाएगी mg/4। और हिंज का दूसरा कंपोनेंट 0 है, तो नेट हिंज का फोर्स कितना हो जाएगा, F1 के बराबर, मतलब mg/4। नोट कर लो सभी।
प्रथम आराम से भाई, कल्पेश नाराज हो रहा होगा तो इतना फटाफट तुरंत डन डन कर रहा है। वेरी गुड कल्पेश। चमन तेरा क्या हाल है? तेरा हुआ? क्या बात है, 5 मिनट पहले तो हम लोगों ने लिखा भी नहीं था। ज्यादा ही बोल दिया तूने। चलो अब देखो, इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। अगर रॉड को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा, ये सही है प्रथम। पूरी बॉटल खाली, अब जो लिखने को अभी आने वाला है फ्यूचर में वो भी दिख रहा है अब तो जब ये वर्टिकल होगा रॉड, यहां से हमने छोड़ा, तो जब ये वर्टिकल होगा तो उस टाइम पे हमें बताना है, पहला पॉइंट, रॉड का अल्फा क्या हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आ रहा होगा, और तीसरा हिंज का फोर्स कितना हो रहा होगा। रॉड का मास m है, लेंथ l है ना, यहाँ से छोड़ा, अब ये गिरता जा रहा है ना, गिरते हुए इधर तक आएगा। तो अभी जब वर्टिकल हुआ है उस टाइम पे हमें बताना है। श्रेयस, जब वर्टिकल हो चुका है तब बताना है। हाँ, तब अल्फा 0 होगा। जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगा तो एम जी ऐसे लग रहा होगा ना, तो एम जी क्या होगा, इसको एक्सिस से पास हो रहा होगा ना अभी, तो एम जी की वजह से कोई टॉर्क आ पाएगा ना। इस टाइम पे हिंज के अबाउट टॉर्क देखोगे तो एम जी का टॉर्क इसी से क्रॉस, एम जी वाला फोर्स इसी लाइन से क्रॉस करेगा हिंज से, तो अभी ये टॉर्क 0 हो चुका है, तो इससे अल्फा हमारा 0 आ जाएगा। समझ आया सभी को? हाँ, वो तो रहेगा ना, अल्फा 0 बोला ना मैंने एसीएम थोड़ी 0 बोला। अब देखो सर, जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे आया है,
तो इस टाइम पे अल्फा जीरो है, तो आर अल्फा वाला टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी सेंट्रल सर्कुलर मोशन में तो दो एक्सेलरेशन होते हैं ना, एसीएम का एटी होगा और एसी होगा ना, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। अब इस टाइम पर एटी वाला पार्ट जो होगा आर अल्फा, वो जीरो हो गया है। लेकिन क्या ओमेगा जीरो है इस टाइम पर ना? अब नीचे आते आते तो ओमेगा आ चुका है ना, तो इस टाइम पर एसी आ जाएगा ना। और एसी किधर होगा? सेंटर की तरफ, ऊपर को। ओमेगा अभी हमने पीछे निकाला था ना, जब रॉड को हमने छोड़ा था, तो ओमेगा देखो कितना आया था। आर की वैल्यू तो एल बाई टू हो जाएगी। ओमेगा देखो कितना आया था सभी, यहाँ निकाला था ना, यहाँ पे निकाला था ना, √3g/L आया था। तो ये कितना आ जाएगा? 3g/2 ना, ये एसी आ गया। अब आपको बताना है इस टाइम पे, और एक चीज ध्यान रखो, हिंज के फोर्स के वजह से कभी कोई टॉर्क लग पाएगा हिंज के अबाउट? हिंज के फोर्स के वजह से हिंज के अबाउट टॉर्क नहीं ना, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे हिंज का फोर्स लग रहा है, और उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखोगे तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो जीरो है ना। हिंज के फोर्स का हिंज के अबाउट कभी कोई टॉर्क नहीं लगेगा ना। अब हमें इस टाइम पे हिंज का फोर्स चाहिए, तो अब इस टाइम के लिए आप ना, आप क्या लगाओगे इस टाइम पर? रॉड अभी ऐसे हो चुका है, वर्टिकल हो चुका है, और रॉड का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर को है। तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? एक तो नीचे को mg लगेगा। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे कोई हिंज का फोर्स नहीं होगा ना, केवल हिंज का फोर्स वर्टिकल ही होगा। और इन दो फोर्सेस की वजह से ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर है। तो इस टाइम पे एफ और mg में कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? एफ बड़ा होगा ना, तो हम ये इस बार क्या लिखेंगे? एफ माइनस mg इक्वल टू m इंटू ACM। mg को इधर ले आओगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा 5mg/2। ठीक है, सब कुछ चमका अच्छे से? क्या क्या हुआ है? अब देखो, मैंने अभी जो केसेस किए, एक ऐसा केस किया जिसमें एटी था तो एसी नहीं था, दूसरा केस किया एसी था एटी नहीं था। ऐसा भी केस आ सकता है जहां एसी और एटी दोनों आ जाएं एक साथ ना। तो अब एक वो केस करा देता हूं, ये नोट कर लो। देखो एफबीडी में मैंने क्या दिखाया है, ये रॉड है ना, ये रॉड है। रॉड पे फोर्स क्या क्या लग रहा है? नीचे को उसका वेट लग रहा है, और यहाँ पे हिंज से इसको कुछ फोर्स लग रहा है हिंज के वजह से, तो हिंज का फोर्स दिखाया है। और इन दो फोर्स का एक्सीलरेशन किधर आया है? ये एसी आया है ना। एसी किधर होगा अभी? सेंटर की तरफ। अभी ये वर्टिकल है तो सेंटर किधर होगा? ऊपर को। तो ये ऊपर को दिखाया एसी ना। तो ये दो फोर्स हैं और एक्सीलरेशन ऊपर है, तो उस बेसिस पे ये बड़ा है ये छोटा है, तो एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए कर दिया।
हाँ श्रेयस, अब मान लो हमने रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा, मास m है, लेंथ l है, और जब रॉड ऐसे 37 डिग्री एंगल पर आ गया, 37 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से घूम चुका है, उस टाइम पे हमें बताना है अल्फा कितना हो रहा है, ACM कितना हो रहा है, और हिंज का फोर्स कितना लग रहा है। कर लो ट्राई एक बार। रॉड को अब मैं एक लाइन से दिखा देता हूँ ना, रॉड पहले हॉरिजॉन्टल था और फिर बाद में यहाँ पर आ गया। ठीक है, चेक करते हैं ना। देखो यहाँ पे जब रॉड आ जाएगा तो अब mg, उसका मिड पॉइंट तो यहाँ है ना, मिड पॉइंट पे mg लग रहा होगा, तो अब हिंज के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू mg करेंगे ना, हिंज के अबाउट वही टॉर्क होगा। तो टॉर्क ऑफ mg कितना आ रहा होगा, ये L/2 होगा, तो L/2 cos 37। ये टॉर्क वाला पॉइंट सबको समझ आया ना। अगर ये mg यहाँ आ गया है तो mg वाली लाइन एक्सटेंड करो और एक्सिस से परपेंडिकुलर डाल दो ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू mg, ये टॉर्क हो रहा होगा। cos 37 4/5, तो ये आ गया 2mg/L/5 ना। टॉर्क, अब टॉर्क आ गया तो टॉर्क बराबर कर देंगे, ये हिंज के अबाउट टॉर्क निकाला ना, बराबर I/α ना। I तो क्या होगा, हिंज के अबाउट I, वही एंड के अबाउट I निकाल रहे हो तो वो तो सेम ही रहेगा। अल्फा आ जाएगा 6g/5l। सही है, प्रथम ने सही निकाला, आदित्य, सबने, कई लोगों ने सही निकाला है, वेरी गुड। तो ये अल्फा आ गया। अब अल्फा के अलावा सेंटर ऑफ मास का हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें पता है इस बार ओमेगा भी है और अल्फा भी है, तो ओमेगा भी निकाल लेते हैं ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। mg को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो
mg का इधर कंपोनेंट ले लो और इधर ले लो ना, ये वाले कंपोनेंट की वजह से टॉर्क जीरो होगा, ये वाला कंपोनेंट इनटू ये L/2 ले लो, वही सेम चीज आ जाएगी। सलोनी कर ले इतना तो, अब इसमें क्या बताना ना, mg का इधर ये जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर और उसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर ले। ठीक है, चेक करते हैं सर आयु ना। ओमेगा देखो अब कैसे निकालोगे, सेकेंड पार्ट के लिए आपको ओमेगा भी लगेगा। तो पहले देखो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है, इतना नीचे आया है ना, इस वाली लाइन से वो यहाँ आ गया है, तो ये डिस्टेंस ही वो जो नीचे आया है। तो सेंटर ऑफ मास की वजह से लॉस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो जाएगा, mg, और ये वाली डिस्टेंस ये कितनी आएगी, L/2 sin 37 ना, 37 के सामने वाली साइड है। ये बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई कितना होगा ml²/3 इंटू ओमेगा²। तो ये हो जाएगा, हाफ कट गया, mgl 3/5 इक्वल टू ml²/3 इंटू ओमेगा²। m कट कर दिया, l कट कर दिया, ये उधर जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 9g/5l। ओमेगा देख लो एक बार, सब सही किया है ना। तो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बोल सकते हैं कितना हो रहा होगा, ये नोट कर लो, अगले पेज पे अब एक्सेलरेशन लिखता हूं। अबे आय को थोड़ी रिजॉल्व करते हैं भाई, आय तो एंड के अबाउट हमेशा रहता है ना। अब जैसे मास होता है, मास को थोड़ी आप रिजॉल्व करते हो, एक बार एक्सिस फिक्स कर दिया तो फिक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी का आय जो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा ना। उस एक बार एक्सिस फिक्स कर दोगे तो आय चेंज नहीं करेगा। बॉडी अगर घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो वो ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, कैसे भी हो, इस एक्सिस के अबाउट आय हमेशा सेम आएगा। नोट हो गया यहां तक। तो सेंटर ऑफ मास देखो अभी इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे आ गया, सेंटर ऑफ मास ऐसे L/2 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो उसके दो एक्सलेशन होंगे, एक इधर को AT और एक इधर को होगा AC ना। तो AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इंटू एल्फा, एल्फा हमारा आ गया 6g/5l, मतलब 3g/5, और AC की वैल्यू हो जाएगी R ओमेगा², ओमेगा मतलब 9g/5l, तो 9g/10। ACAT आ गया, तो अब आप इनकी नेट निकाल सकते हो। मैं बस लिख दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, AT का स्क्वायर और AC का स्क्वायर ना। दो परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन है तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, √A² + B² + 2AB cos थीटा ना, थीटा 90 है तो ACM आ जाएगा। AC और AT आ गए, अब हिंज का फोर्स हमें निकालना है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें,
आयुष तू बताए AC 0 क्यों नहीं है? इस बार ओमेगा आया है ना, ये ओमेगा निकाला है कि नहीं तूने? जब यहाँ पर आया वो गिर रहा है तो ओमेगा आ चुका है ना, यहाँ पे ओमेगा नहीं है, बट यहाँ पे तो ओमेगा है ना। अगर ओमेगा है तो आर ओमेगा स्क्वायर आएगा ना यहाँ पर। यहाँ पे तो AC की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आ चुका है ना, शुरू में ओमेगा नहीं था, बट जैसे जैसे गिरता जा रहा है ओमेगा बढ़ता जा रहा है ना। तो AC भी है और अल्फा है, इसलिए AT भी है। अबे चवन, अभी उसको यही तो समझा रहा था AC कैसे आया। AC क्या है यहाँ पर? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा जब वो नीचे गिरेगा? तो यहाँ पे ओमेगा 0 था, नीचे गिरता जा रहा है ओमेगा आता जा रहा है ना, यहाँ ओमेगा आ चुका है। जितना नीचे जाएगा उतना ओमेगा बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक? हाँ ठीक है, अब वो कैलकुलेशन कर लेना, इसकी हमें जरूरत नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, कर लेना वो आगे। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब हमें नेक्स्ट पार्ट निकालना है हिंज का फोर्स। अब हिंज का फोर्स हम कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ अब। देखो रॉड अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है, और एक्सेलरेशन क्या क्या है? इधर को है AC, सॉरी AT ना, रॉड जो था हमारा सर्कुलर पाथ पे आया है, रॉड का सेंटर ऑफ मास ऐसे वो जा रहा है। तो इधर को एक तो AT हो गया, इधर को AT हो गया है, और इधर को AC हो गया है। AC और AT दोनों की वैल्यू पता है। फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं हमें? अगर हम रॉड पे फोर्सेस देखें तो एक तो नीचे को mg लग रहा है, और हिंज की वजह से फोर्स लग रहा है। अब हिंज का फोर्स हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में है, तो हम उसको दो कंपोनेंट में डाल ले लेंगे ना। एक हम ले लेते हैं कि रॉड के लेंथ के लॉन्ग, वो मान लेते हैं कुछ F1 है, और एक रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर F2 ना। आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी ले सकते थे, सब चलेगा ना। आप ऐसा लो कि जो थोड़ा रिजॉल्व कम करना पड़े। ठीक है, क्लियर है? रॉड को हमने, हिंज का फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, बट वो जो भी डायरेक्शन होगा उसके दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं। एक दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक इधर को और एक इधर को बना दिया। अब देखो हमें पता है कि अभी रॉड वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ये 37 है, तो ये कितना है 53 ना। तो यहाँ पर ये एंगल 53 है, तो mg के कंपोनेंट बना लो। mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos 53, या उससे बेटर है ना, यही वाला एंगल यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला ही जाने दो, ये एंगल को वो भी कर सकते हैं बट ज्यादा इजी पड़ेगा। अगर देखो ये हमारा 37 है, तो ये एंगल भी क्या आएगा 37 ना। तो अब ये एक तरह से इंक्लाइन प्लेन टाइप हो गया ना, ये एंगल 37 है, तो mg का इधर कंपोनेंट हम कितना बोल सकते हैं, mg sin 37, और इधर वाला बोलेंगे mg cos 37। ठीक है। अब हमें देखो रॉड पे इधर को फोर्स पता है, ये है और ये है, और इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता है, और रॉड के परपेंडिकुलर ये फोर्सेस हैं, और रॉड के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन पता है। तो हम एक बार इधर के लिए F = ma लगाएंगे, और एक बार इधर के लिए F = ma लगाएंगे। समझो ना, एक एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई एक्सिस ना, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F = ma हम लगा सकते हैं ना। तो अगर हम मान लो रॉड के
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F इक्वल टू ma लगाएं, तो ये लग रहा है mg cos 37 और ऊपर को F2, और एक्सेलरेशन किधर है, इधर को, नीचे को, तो मतलब ये फोर्स बड़ा है और ये फोर्स छोटा है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, mg ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इधर को x एक्सिस है और इधर को y एक्सिस है, तो अभी हम लोग y एक्सिस में लगा रहे हैं। mg cos 37 माइनस F2 इक्वल टू m इंटू ए कौन सा वाला, AT वाला। AT की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा mg 4/5 माइनस F2 इक्वल टू m इंटू AT कितना आया हुआ है, 3g/5। उड़ तो नहीं रहा है भाई, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो F2 कितना आ जाएगा इससे, mg/5 ना, ये हमने y एक्सिस में लगाया। अब x एक्सिस में लगाओ, x एक्सिस में अगर देखोगे तो इधर को mg cos 37 है, इधर को F1 है, और AC किधर होगा, इस डायरेक्शन में ना, सेंटर की तरफ, मतलब कौन बड़ा हुआ है, F1 बड़ा हुआ है या mg sin 37, F1। तो हम क्या लगाएंगे, F1 माइनस mg sin 37 इक्वल टू m इंटू AC। m इंटू AC कितना आया है, 9g/10। तो इससे F1 की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आएगा तो 6 + 9 15/10 mg, मतलब 3/2 mg। ठीक है, F1 और F2 आ गया, और हिंज के ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, तो नेट हिंज का फोर्स कितना बोलोगे, नेट हिंज का जो फोर्स होगा वो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम होगा ना। दो 90 डिग्री पे फोर्स हैं तो उनका नेट यही होता है ना, √F1² प्लस F2²। अब ये दोनों वैल्यू डाल देना, mg तो कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा 1/5 का स्क्वायर, मतलब अब ये देख लो, सॉल्व कर लो ना, कितना हो जा रहा है ये, एलसीएम कितना ले लें, 100 ले लें एलसीएम, 100 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 25 इंटू 9 225 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा mg/10 रूट में 229। कुछ गड़बड़ किया क्या कैलकुलेशन, ठीक है ना सब, ठीक। देखो लगभग आपको ये समझ आ गया होगा, एक बार खुद से सब सॉल्व करना ना, बिना देखे हुए, तब एकदम अच्छे से फील हो जाएगा। तो अभी देखो फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन अब हमारा हो गया है। अब इसी टाइप से कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है ना, रॉड की जगह रॉड प्लस पार्टिकल या कोई और टाइप का बॉडी कुछ भी ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है कि क्या करना होता है। अब नहीं, एमटी में यहाँ फिक्स एक्सिस के रोटेशन तक आएगा, लेकिन बहुत बेसिक प्रॉब्लम आएगा। जितना क्लास में पढ़ाया हुआ है बस वही कोई क्वेश्चन डाल दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं डालूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन होंगे और बाकी क्लास में जो कराया वो होंगे ना, बाकी नया कुछ नहीं होगा। नहीं भावेश, ये डालना जरूरी है, क्योंकि नहीं डालूंगा तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, और ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डालूंगा तभी पढ़ोगे तुम लोग। नहीं ना बेटा, टाइम निकल जाता है फिर वो रह जाता है, आज ही का आज पढ़ लेना। वो रोटेशन से कम आएगा, रोटेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादातर आएंगे और एक या दो हार्डली इधर से आएगा। आज का आज बस आप लोग पढ़ लेना ना, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट सब थोड़े से हाई फाई वाले थे, आगे और आने वाले हैं अभी, तो इनको बाद के लिए मत छोड़ना। हाँ ये तो है, आज रॉड ने दिमाग तो खोल दिया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास छोटा ही रखूंगा, थोड़ा इक्विलिब्रियम पढ़ा के छोड़ दूंगा ना। थोड़ा सा और बचा है बस, अब नेक्स्ट क्लास में खत्म करके वो आएंगे। 1 घंटा ही पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो कुछ होमवर्क दे देता हूँ। रुक जाओ भाई, अभी होमवर्क नोट करो। लास्ट टाइम कुछ इलस्ट्रेशन देना रह गया था। इलस्ट्रेशन शायद पहले 1 और 2 दिया हुआ है ना। हाँ कम ही होमवर्क दूंगा, इलस्ट्रेशन 1 2 ही दिया हुआ है अभी तक ना। तो अब इलस्ट्रेशन 3 से लेकर के 8 तक, इलस्ट्रेशन 3 से 8। बस इतना ही कर लो ना, बस इलस्ट्रेशन ही दे रहा हूँ, इतना कर लो आज। भावेश थोड़ा सा और पढ़ाना है फिक्स एक्सिस में रोटेशन, बस वो करा के परसों छोटी क्लास होगी, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करते हैं। बाय एवरीवन।